हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है विज्ञान वेल एजुकेशन में। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री टूल्स ऑफ फिजिक्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। चलिए, सो 11th फिजिक्स में आप लोग आ चुके हैं। अब आप लोग पढ़ना शुरू कर चुके होंगे और फिजिक्स को थोड़ी बहुत समझना ही शुरू किया होगा कि आपके सामने ये दो टर्म्स निकल कर आ गई हैं जिनका नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। प्रॉब्लम करती है क्रिएट या नहीं करती है, सच सच बोलना है। स्ट्रगल फील करना पड़ता है ना इनकी वजह से। यस, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ कि फिजिक्स के अंदर अगर आपने ये दोनों टर्म नहीं सीखी तो भैया पूरी जिंदगी जब जब फिजिक्स पढ़ोगे स्ट्रगल करते रहोगे। मुझे मालूम है मेरे वर्ड्स आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट बच्चों यही सच्चाई है। और आप लोगों को पता है कहावत क्या है, सच हमेशा कड़वा होता है। सो क्या करना है, एक ही काम, वीडियो पूरा देखेंगे। आज की टॉपिक में पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एज अ टूल आपको सिखा कर जाऊंगा कि आपको फिजिक्स में इसको कैसे यूज करना है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं अभी आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन को कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय डिफरेंशिएशन। देखिए क्या है डिफरेंशिएशन। इट इज द मास्टर टूल ऑफ फिजिक्स विच इज यूज्ड वेरेवर वी नीड टू फाइंड अ रिलेशन फॉर अ फिजिकल फिनोमेना। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, ये फिजिक्स क्या करती है, व्हाट एक्चुअली फिजिक्स डिफाइन, या फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे सराउंडिंग में होने वाले जितने भी फिजिकल फिनोमेनाज हैं, ऑल द फिजिकल फिनोमेनाज, इन सभी को एक्सप्लेन करने का काम किसका है, फिजिक्स का है। ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है बच्चों दैट व्हाट इज फिजिक्स, so physics is basically the explanation of all physical phenomena around you। जितने भी फिजिकल फिनोमेनाज हो रहे हैं आपके आसपास, उन सभी को एक्सप्लेन करने वाला कौन है, फिजिक्स है। और यही फिजिक्स है बच्चों। इसी पूरी भाषा में आपकी पूरी की पूरी साइंस आ गई, इसी के अंदर सब कुछ आ गया कि फिजिक्स क्या कर सकता है। फिजिक्स हैज द पावर टू एक्सप्लेन ऑल द फिनोमेनाज अराउंड यू विच इज हैपनिंग अराउंड इट यू। जो भी कुछ आपके आसपास हो रहा है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ऐसा होगा तो क्या करोगे। देखो फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स इस चीज को समझाने के लिए दो तरह से काम कर रहा है, ठीक है। इट्स वर्क इन दिस वे। पहला काम है उसके पास बच्चों कि आप थ्योरी पढ़ो, क्या कर रहे हो, थ्योरी समझ रहे हो। दूसरा काम क्या है, अब आप इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक वर्ड इक्वेशन का फॉर्म दोगे, जिनको हम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में इक्वेशंस या फिर लॉज या फिर फॉर्मूला। तीनों में से कुछ भी बोलो, सबका एक ही मतलब है भाई, सबका एक ही मतलब है। क्या कर रहे हैं भाई, जो हमने अभी थ्योरी में समझाया है। भाई आपके पास एक फिजिकल फिनोमेना था, आपने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद अब आपने उसको समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, थ्योरी बना ली। अब उस थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बनाना पड़ेगा। उसका क्या तरीका है, या तो इक्वेशन लिख के दे दो, या लॉज लिख के दे दो, या फॉर्मूला लिख के दे दो, करना पड़ेगा। ये करोगे। अब ये रिलेशंस और ये लॉज कैसे बनाओगे, क्या करना पड़ेगा। यहां यूज होती है हमारी मैथमेटिक्स, यहां पर रोल निकल के आता है हमारे मैथमेटिक्स का। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल ऑफ द फिजिक्स। जब कभी भी फिजिक्स को कोई बात साबित करनी होती है तो वहां पर बच्चों मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। और मैथमेटिक्स की एक बहुत ही प्यारी सी ब्रांच है बच्चों, कैलकुलस। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट विल के साथ है कैलकुलस। और इस कैलकुलस में बच्चों दो हिस्से होते हैं। पहला होता है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, राइट, एंड द सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन। पहला है डिफरेंशिएशन
और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है इंटीग्रेशन। ये दोनों मिलकर कैलकुलस की फॉर्मेशन करते हैं और कैलकुलस हमारे फिजिक्स में हेल्प करता है एज अ मास्टर टूल। देखो मैंने क्या बताया बच्चों, मास्टर टूल, दिस इज द मास्टर टूल बच्चों, ये है हमारा मास्टर टूल। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब जब आप लोगों ने ये समझ लिया कि डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स के अंदर, है ना, अल्टीमेटली हमने कैलकुलस को समझ लिया है कि कैलकुलस की इंपॉर्टेंस क्या है। कैलकुलस हमारे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारी इन वर्ड इक्वेशंस या फॉर्मूलाज या लॉज को बनाने के लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। अब क्या स्टोरी है, अब सुनो बच्चों। देखो आपने ये समझ लिया कि अब फिजिक्स में जब भी हम लॉज की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें वहां पर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मैथमेटिक्स की एक बहुत ही स्पेशल ब्रांच यूज होती है जिसका नाम है कैलकुलस, और कैलकुलस में से भी हम यूज करेंगे दो ही हिस्सों को, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का यूज आप वहां करेंगे जहां पर आपको चेंज कैलकुलेट करना हो, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर, क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर। यानी समझ लो, क्योंकि पता क्या होता है, आप ये डेफिनेशन थ्योरी तो पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, बट कहां इसको अप्लाई करना है वो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो समझ लो मैंने आपको क्या बोला, डिफरेंशिएशन आप वहां यूज करेंगे जहां पर आपको किसी एक क्वांटिटी का चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फॉलो करना है, और वो तो हमेशा ही होगा, क्योंकि भाई फिजिक्स के अंदर हो क्या रहा है, एक पैरामीटर किसी दूसरे की वजह से चेंज होता है, यहीं से तो फिजिकल फिनोमेनास बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास नए नए आपको फिनोमेनास देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर वही हो रही है कि दो क्वांटिटीज हैं, एक एक दूसरे से रिलेट करती है, तो जब भी हमें उसका चेंज कैलकुलेट करना होगा तो हम हमेशा वहां पर क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे। समझ गए? क्या लगाएंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो समझ जाओ, जब कभी भी आपको चेंज की क्या बात करनी हो, चेंज कैलकुलेट करना हो और ये पता करना है कि एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कैसे रिलेट कर रही है, कैसे उसका फंक्शन बनने वाला है, तो आप वहां पर किसका हेल्प लेंगे, डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, तो अब जल्दी से डिफरेंशिएशन को बच्चों मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है इसको समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। यही बोला मैंने आपको, क्या करना पड़ेगा जब भी आपको किसी एक क्वांटिटी का वेरिएशन चेक करना है तो वहां पर आपको क्या लेना पड़ता है, डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। अब इस डिफरेंशिएशन को बच्चों आप ध्यान से देखो, यहां एक टर्म डिनोट किया गया है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है इसको समझना बच्चों। देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लिखा जाता है dy/dx। फिर समझो कैसे लिखते हैं इसको हम, ध्यान से देखिए आप, dy/dx। इसको इस तरीके से y डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां समझ जाना कि ये क्या लिया गया है, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इसे अभी हम बोलने वाले हैं बच्चों डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। क्या लिया है हमने उसका, या फिर डेरिवेटिव लिया। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला देखो, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स डेल्टा एक्स। अरे भैया अब तुम्हें लग गया होगा यार ये LIM क्या होता है। पहली बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये LIM को बोला जाता है लिमिट। कैसे रीड करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। ठीक है, अब जरा समझो कि ये फॉर्म कैसे लिखी गई है। ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूं, डिफरेंशिएशन को वी आर यूजिंग एज अ टूल। फिजिक्स में हम इसे टूल की तरह यूज करते हैं। टूल का सिंपल सा मतलब यह है कि आप यहां पर इसके दो चीजें समझेंगे, यानी कि दो पहलू समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पहलू आप इसका ये है कि आप इसको यूज कैसे करेंगे, और यूज में भी मैं स्पेशली बात कर रहा हूं उसके ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे अपने रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं एज अ टूल की, तो अब हमें इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस या कंसर्न नहीं करना है कि ये फॉर्म बनी कैसे है, हाउ डज इट कम इन द पिक्चर, कि आपको dy/dx का वैल्यू लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये कैसे आई आपको नहीं समझना, राइट? इसके लिए तो सेपरेटली आपके पास मैथमेटिक्स है, आप उसको मैथमेटिक्स में डील करेंगे ही, पढ़ेंगे ही, लेकिन फिजिक्स में हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं डायरेक्टली, राइट? सो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये वाले टॉपिक आपके अभी नहीं है, राइट? ये आपके 12th स्टैंडर्ड में आएंगे।
ठीक है, थोड़ा बहुत पोर्शन आप लिमिट का भले ही सीख लेंगे बच्चों यहाँ 11th क्लास में, लेकिन सारा डिटेल में जो आएगा वो 12th स्टैंडर्ड में आएगा। तो इस वजह से इशू ये होता है कि डिफरेंशिएशन को यूज कैसे करना है आप यही नहीं सीख पाते हो फिजिक्स के अंदर, और इसीलिए मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। यही वो वीडियो है जिसमें आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम डिफरेंशिएशन को एज अ टूल यूज कैसे करते हैं, हम इस डिफरेंशिएशन को एज अ टूल कैसे बनाकर यूज करेंगे। ठीक है, खैर अभी यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब समझ लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन बना कैसे, भाई ये कैसे आया है। समझना बच्चों, देखो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा, मैं आपसे ये कहता हूं कि बच्चों ये जो y है ना, ये x के ऊपर डिपेंड करता है, y x के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब क्या हुआ, इफ x चेंजेस, अगर x चेंज होगा देन y ऑल्सो गेट चेंज्ड, है ना, क्योंकि y की डिपेंडेंसी है x के ऊपर, तो जब x चेंज होगा तो y ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो हमने डेल्टा x लिखा है, यही डेल्टा x है बच्चों स्लाइट चेंज इन x। स्लाइट लिख लो या स्मॉल लिख लो, मतलब एक ही है, स्मॉल चेंज इन x। जो x वेरिएबल था उसके अंदर हमने एक बहुत ही छोटा सा चेंज कर दिया। अब जैसे ही आप इस x के अंदर बच्चों छोटा सा चेंज करते हैं, इस y के अंदर वो चेंज ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। इस y को मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया है f ऑफ x, और इसको रीड किया जाता है बच्चों फंक्शन ऑफ x। तो ऑटोमेटिकली होने क्या वाला है, जब आपने x के अंदर, ये x के अंदर डेल्टा x का चेंज किया तो इसके अकॉर्डिंगली ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। वो चेंज वैल्यू देखो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये वो चेंज वैल्यू है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, उसको माइनस करना है इसकी इनिशियल वैल्यू से, ये हमारी क्या है बच्चों, इनिशियल वैल्यू, एंड फिर डिवाइड कर देना जितना आपने चेंज किया था, और इन सब के लिए लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स गोज टू 0, यानी कि ये चेंज बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत 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 छोटा। आप ऐसा एज्यूम कर लो कि वो बिल्कुल 0 के बराबर पहुंच रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। यही खेल है बच्चों लिमिट का। आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो सर, अभी आप कह रहे हो कि बहुत छोटा चेंज है, फिर आप कह रहे हो कि 0 के पास पहुंचना, लेकिन ये भी कह रहे हो कि 0 भी नहीं है। यस, दिस इज द लिमिट, हम इसी चीज को लिमिट मानकर चल रहे हैं, राइट। लेकिन अब मैं आपको इसका एक तरीका समझा दूं। अब ये लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ करना पड़ेगा तो सब कुछ कैसे होगा, ये तो लिमिट हमने नहीं पढ़ रखी, इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो देखो भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इसके यूज करने हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, दैट्स इट। हमें ये फॉर्म को यूज करके कुछ फॉर्मूले बना दिए हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, अभी और प्रेजेंट करूंगा। हमें ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट कंडीशंस, हमने यहां पर ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बना दिए हैं। बस इसी को डायरेक्टली फॉर्मूले के तौर पे यूज कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा भाई, समझ गए। तो चलो जल्दी से पहला वाला फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट फॉर्मूले में सीधा सीधा लिखा हुआ है दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो जो हमने यहां पर y लिखा हुआ है, अभी यहां पर इस y का फॉर्मेट है x टू द पावर n। तो जो हम dy अपॉन d ऑफ x लिखेंगे उसको मुझे कुछ ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आपको लिख के दिखाया है ना। अच्छा, क्या करना है, कैसे डेरिवेटिव लेना है, देखो क्या करना है, पावर को पहले नीचे उतार लो, फिर वेरिएबल लिख दो और उस पावर में से एक माइनस कर दो, दैट्स इट। क्या करना है, पावर को नीचे उतारो, वेरिएबल लिखो, पावर में से एक माइनस कर दो, बस अपना डिफरेंशिएशन हो गया इस x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, क्लियर हो गया। बस अब एक इंपॉर्टेंट नोट को याद कर लो। देखो हमारा जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल कौन है, x, और इसको हम डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये दोनों बच्चों मैच करने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आप यहां पर ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, तो बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि जो डिफरेंशिएशन फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है और जिसका हो रहा है उसमें दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, दैट्स इट।
तो आप ये फॉर्मूला इजीली यूज कर लोगे और हमारी फिजिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी ना, सब में ऑटोमेटिकली आपको ऐसे ही दिया जाएगा। तो आपकी टेंशन ही खत्म है आपको ये बनाना या नहीं बनाना। ये सारा काम आप करोगे मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें आपको अलग अलग फंक्शन से बनाना पड़ेगा। खैर, अच्छा, अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो आप इसका यूज भी करना सीख जाओगे, है ना भाई। तो देखो एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं अपने पास एक्स स्क्वायर नाम का फंक्शन था। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने क्या कहा, आपने चेक किया कि हाँ भाई एक्स टू द पावर एन की फॉर्म फॉलो हो रही है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, डी ऑफ एक्स टू द पावर 2 बाय डी ऑफ एक्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब पावर को नीचे उतारा, वेरिएबल लिखा और पावर में से एक माइनस करा दिया, यानी अल्टीमेटली बचा आपके पास वैल्यू 2x और ये इसका डेरिवेटिव है। हो गया, बस इतना सही तो था। देखो एक और एग्जांपल बताता हूं, फिर देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लेट्स वी हैव द सेकंड एग्जांपल। मान लेते हैं इस बार हमारे पास है 3x टू द पावर 4। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या करोगे, d 3x टू द पावर 4 बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा भाई, देखो पावर को नीचे उतार दो, तो भाई 3 पावर नीचे उतर गई, 4 x का वेरिएबल लिख दिया और क्या करना पड़ेगा, पावर में से एक माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बन गया, 12x टू द पावर 3। अब आप बोलोगे सर ये 3 का कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना। ऐसे फंक्शन जो अभी आपको इस तरीके से नंबर एक इंटीजर दिखाई दे या रेशनल या फ्रैक्शनल में ना कोई भी रियल नंबर लिखा हो बच्चों, आप उसको डायरेक्ट एज इट इज उतार दो। सिर्फ ये जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है जो वेरिएबल की पावर में है, आप उसे चेक करिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए। अभी आपको इसका जवाब दे भी दूंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। खैर अभी ये दोनों बातें क्लियर हो गई, आगे चलें, वेल एंड गुड। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो चलिए जल्दी से सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है भाई, सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा है डी ऑफ कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने c यूज किया है ना, समझो ये c हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो इसका लॉजिकली मीनिंग समझाता हूं क्या है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विच इज फिक्स्ड, है ना, यानी कि जो चेंज नहीं होगा। अगर वो फिक्स्ड है और वो चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर आप उसका किसी भी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब आप उसका चेंज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 ही तो आएगा, क्योंकि वो क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है। और जब वो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो किसी के रिस्पेक्ट में भी आप उसका चेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सो दिस इज द फैक्ट। तो क्या हुआ, डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। राइट, आगे चलें। चलिए नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओए होए होए, ये प्रॉपर्टी भाई यूजफुल होने वाली है, इसका ध्यान रखें। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा ध्यान से समझो। मान लो आपके पास 2 फंक्शंस हो, यू हैव 2 फंक्शंस, राइट, और वो 2 फंक्शंस मैंने बोले हैं u और v के फॉर्म में। वो कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आप उसको कुछ ऐसा देख लें f ऑफ x और इसको देख लें g ऑफ x। अलग अलग बुक्स अलग अलग नोटेशंस यूज करते हैं, करना कुछ नहीं है। देखो अगर प्लस माइनस हो रहा है ना, तो क्या करो, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो और उनके बीच का रिस्पेक्टिव सिंबल लगा दो। प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, हो गया डिफरेंशिएशन, बस हो गया। क्या बोला, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसको ले लेते हैं कुछ ऐसा, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करो। पहले इसको करो तो क्या लिखोगे, d बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इनके बीच का सिंबल लगा दो और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 2x। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3x स्क्वायर। कैसे करना है, पावर को नीचे उतारो और एक माइनस कर दो, फिर पावर को एक नीचे उतारो माइनस कर दो, हो गया डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ सिंबल माइनस होता तो यहाँ हम लगा देते माइनस, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके क्लियर, आगे चलें। चलिए भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ व्हाट वी हैव, ओए भैया ये प्रॉपर्टी तो आप ये लगा लो, ये आपका रामबाण है, इसे तो सीखना ही सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर जगह यूज हो जाएगी, हर जगह यूज हो जाएगी। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। पहली बात, इसमें 2 फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो uv की ये फॉर्मेट है,
ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन u है, एक फंक्शन e है, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे डिफरेंशिएट करना है ध्यान से समझिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड को डेरिवेटिव करेंगे, पहला टर्म आएगा ये, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या बोला मैंने, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड को डेरिवेटिव कर दो, देन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, फर्स्ट को डेरिवेटिव कर लो। ये अपना रूल चलेगा और इस रूल को बच्चों कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल कहते हैं बच्चों, इसे हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मोस्टली यूज्ड रूल है ये डिफरेंशिएशन का जो होगा। तो ध्यान रखें, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अब जरा इसके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल उठा लेता हूं बच्चों, d बाय डी ऑफ एक्स ऑफ 3x, मैंने बोला था ना। चलो इसको डिफरेंशिएट करते देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, समझते हैं। इसको मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने कहा सेकंड फंक्शन। कैसे भी मान सकते हो आप, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको फर्स्ट सेकंड का ऑर्डर क्या रखना है, इट्स कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे भी इसको ऑर्डर को ले सकते हो। तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3 एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में, बन गई पहली ब्रैकेट, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, देन फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया भाई, क्या बचा आंसर 3, प्लस d ऑफ 3 यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। देखो याद करो सेकंड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट क्वांटिटी डेरिवेटिव करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि 0 यानी क्या वैल्यू आई भाई, 0 है, 3 आ गया। ठीक है, 3 प्लस 0 क्या बन गया भाई, 3 बन गया, दिस इज द आंसर। ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके कैसे निकालना होता है डिफरेंशिएशन उनका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल लेते हैं जल्दी से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज d ऑफ cx। देखो अभी अभी हमने यही किया है कि वैल्यू c आएगी, अभी भी जो हमने एग्जांपल लिया था ये है ना 3 ऑफ x वाला, तो सेम प्रॉपर्टी है। चलिए हो गई तो कवर। सेकंड यार ये वाली प्रॉपर्टी भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो ये वाली प्रॉपर्टी भी ना आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये f वाली, एक f और एक d मोस्टली यूज्ड प्रॉपर्टीज वालों में से एक है ये। इसमें ध्यान से देखो, ये वाला हमने प्रोडक्ट रूल बोला था क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है क्योंकि यहां पर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, देन माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर बोल रहा हूं इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड अपॉन फर्स्ट का होल स्क्वायर। फर्स्ट का यहाँ क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो, दैट्स इट, हो गया डिफरेंशिएशन। करके दिखाऊं, ध्यान से देखो एग्जांपल ले लेता हूं, d बाय डी ऑफ एक्स ऑफ 3 बाय एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। ठीक है, 3 बाय एक्स एक नंबर है, इसको डिफरेंशिएट करना है। देख लेते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जल्दी से। चलो देखो कैसे डिफरेंशिएट होगा। क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें हमेशा हम डिनोमिनेटर को मानते हैं। इसमें मैंने आपको बोला कि आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, आपको फर्स्ट फंक्शन हमेशा किसका मानना है भैया, डिनोमिनेटर का मानना है। सेकंड फंक्शन को क्या बोलोगे, न्यूमरेटर बोल दोगे। ओके, क्या बोला रूल ने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स है, एज इट छोड़ दो। सेकंड का डेरिवेटिव, अच्छा भाई d ऑफ 3 बाय dx माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी कि 3, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि d ऑफ x बाय डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहां लग जाएगी अपनी यही वाली पुरानी वाली प्रॉपर्टी। कौन सी पुरानी वाली, जो अभी अभी हमने पढ़ी है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो भैया ये पूरा टर्म तो क्या बन गया, 0 बन गया। dx से dx कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस ऑफ 3 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 3 बाय एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द रिजल्ट। क्लियर हो गया। सो दीज आर ऑल द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज। ये आपकी सारी की सारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको सारी की सारी यहां तक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द इंटीग्रेशन पार्ट। अभी अभी हमने सीखा डिफरेंशिएशन कैसे करना है, क्या फाइंड आउट करता है, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करता है एक क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन क्या कर रहा है भैया, इंटीग्रेशन एक्चुअली में मैं ये कहूंगा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई। जहां डिफरेंशिएशन करोगे ना वहां इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा, ये आज का अल्टीमेट प्रोसेस है। अगर आपने कहीं डिफरेंशिएशन किया है
तो फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए, कंक्लूजन लाने के लिए हो सकता है कि आपको वहाँ इंटीग्रेशन भी करना पड़ जाए। और ज़्यादातर डेरिवेशन जब आप करेंगे, जब आप डेरिवेशंस को फॉलो करेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपने पहले एक बार डिफरेंशिएशन से अपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, आपने रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लिया, देन जब आपको फाइनल कैलकुलेशन करनी पड़ी थी तो आपने वहां पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, राइट। अब देखो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ समेशन। क्या करने का मतलब है भाई, इसका मतलब है कि आप सम कर रहे हो। ध्यान से देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, it is basically the sum of quantity. It is the process of summation in which is varying in a continuous manner with respect to the other quantity. देखो भाई आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन लिया था y, ठीक है, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, x। फिर आपने इसका चेंज कैलकुलेट कर लिया जिसको हमने कहा डिफरेंशिएशन। अब जब ये चेंज हमने कैलकुलेट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो चेंज कैलकुलेट हुआ है बच्चों, ये बहुत ही छोटे इंटरवल पर कैलकुलेट हुआ है। अब जब आप इस तरह की सारी कैलकुलेशंस कर लें, जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, आप वो सारी की सारी मेजरमेंट्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए आपको ये सारी मेजरमेंट्स निकालनी पड़ेंगी। और कैसे निकलेगा वो फाइनल रिजल्ट, ये सारी छोटी छोटी मेजरमेंट्स को आप वहां क्या कर दोगे बच्चों, एडअप ही तो करोगे, है ना, एडअप ही तो करोगे। तो इसी समेशन प्रोसेस को बच्चों क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार सिंपल समराइज कर देता हूं सिंपल वेज में। फंक्शन था, वेरिएबल था, चेंज कैलकुलेट कर लिया, वो सारी मेजरमेंट्स कैलकुलेट कर ली। अब आपको बनाना है फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन। तो क्या करो, सबको ऐड कर दो। और ऐड करने के लिए हमारे पास कौन है, हमारा टूल इंटीग्रेशन। हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। चलिए अब जल्दी से इसका भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला है क्या, इसको यूज कैसे करना है। तो भाई देखो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। देखो ये टर्म आप जानते हो, ये कौन सी टर्म है, हमारी डेरिवेटिव वाली टर्म है। कौन सी टर्म है ये, हमारी डेरिवेटिव टर्म है, डिफरेंशिएबल टर्म है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये हमारा। तो यहां लिख देते हैं दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव को जब आप इंटीग्रेट करोगे dx के रिस्पेक्ट में तो आपको वो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फंक्शन या रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमें चाहिए था कैलकुलेशन में करते समय। क्या किया, अब ध्यान से देखो, जो वेरिएबल है ना उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। यानी कि जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे वहां पर भी वही वेरिएबल था जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना था, और यहां पर भी इंटीग्रेशन में जो आपका वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका इंटीग्रेशन आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, और इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखो, ये रिजल्ट ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा है। ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है, दैट इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, चलो जरा समझ लेते हैं कि हमने इसको ऐसा क्यों कहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये इंटीग्रेशन यहां से हटा दूं, ये इंटीग्रेशन मैं यहां से हटा दूं, तो ये f ऑफ dx कैसे आएगा, f ऑफ dx कैसे आएगा, क्या ये f ऑफ dx f ऑफ x बाय dx नहीं बन जाएगा, मुझे बताओ, बन जाएगा ना। ये मतलब ये हुआ कि आपने किसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया था तो आपका f ऑफ डैश x आ गया था ना, यानी कि डिफरेंशिएबल टर्म आ गई थी आपकी। अब अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं, यानी कि इसको इसी तरह से लिख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो फंक्शन वापस से मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में मिला है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो तो वापस से आपके पास वही फंक्शन बन के निकल आता है। इसीलिए हमने कहा बच्चों कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। राइट, क्लियर हो गया।
चलिए अब वही वाली बात, हमें इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर एज अ टूल यूज़ करना है, बट स्टिल मैंने आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया जो आपको एक लॉजिकल थिंकिंग देगा कि हम इंटीग्रेशन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इसके भी जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट इज प्रेजेंट। देखिए क्या बोला गया है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, इफ़ यू हैव अ फंक्शन विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n और उसको आप उसी के रिस्पेक्टिव वेरिएबल के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो तरीका क्या है, पावर में एक ऐड कर दो और उस पावर को नीचे उतार दो। पावर में एक ऐड करो और उसको नीचे उतार दो। ठीक है, समझ गए क्या करना पड़ेगा, पावर को एक ऐड करना पड़ेगा और उसको नीचे उतारना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यही काम आपने उल्टा किया था डिफरेंशिएशन की टर्म में। ध्यान से देखें, x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा, पावर को नीचे उतारो और पावर में से एक माइनस कर दो। यहाँ क्या बोल रहा हूँ, देखो आपने माइनस की जगह एक तो यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ आपने पावर को मल्टीप्लाई किया है और तो यहाँ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ना, इनवर्स प्रोसेस। दिस इज द पॉइंट, राइट। क्लियर हो गया। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। देखो मान लेते हैं आपके पास x स्क्वायर था, इसको आपको इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या करना पड़ेगा, पावर में एक ऐड कर दो और उस पावर को डिनोमिनेटर में नीचे उतार दो। ये लो, हो गया इंटीग्रेशन। समझ गए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आपको c के बारे में नहीं बताया। बच्चों बता देता हूं, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये भी तब आएगा जब आप इस तरीके से एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना। इंटीग्रेशन भी बच्चों फर्दर दो तरह की होती है, एक होता है आपका फाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक होती है इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स में ना ज़्यादातर हम फाइनाइट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लिमिट्स प्रोवाइडेड होती हैं। इसी वजह से बच्चों देखो मैंने यहाँ पर कभी भी ना c नहीं लिखा है। तो जहाँ भी आपके पास फाइनाइट इंटीग्रेशन हो वहाँ पर बच्चों ये कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि अगर केवल dx हो तो उसका फॉर्मूला समझ जाना, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है k dx का, किसका इंटीग्रेशन करना हो बच्चों, k dx का। अब ध्यान से देखो, ये k क्या है हमारा, वही कांस्टेंट, ये k क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर लिखेंगे dx। इसका आंसर आपको पता है, अभी अभी सीखा है, क्या होता है, x होता है। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, kx। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, 3 को बाहर निकाला, ठीक है, x, अच्छा हमारे वाले केस में dx था, चलो कोई बात नहीं, dx वाला यूज़ कर लेते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे कर लेते हैं, ओके, सो dx, तो यहाँ क्या रह गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो आंसर क्या बन गया, 3x बन गया। आंसर क्या बन गया, 3x बन गया। लेकिन अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, जिसको मैंने अभी भी रब किया, उसको भी अगर आपको समझा देता हूँ कि कैसे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आ गया था, ठीक है, आपने क्या किया, 3 को बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, क्या दिखाई दे रहा है, x dx। अब ध्यान से देखो, क्या ये हमारी फर्स्ट वाली टर्म को फॉलो कर रहा है, पावर सिर्फ कितनी है, 1 है। तो क्या सीखा हमने, पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड कर दिया, अब इसको डिनोमिनेटर में नीचे उतार दो, तो आंसर बन गया 3/2 ऑफ x स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेशन। समझ गए, क्लियर हो गए यहाँ तक, आगे चलें। चलिए, वेल एंड गुड, समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब देखो ये ना मैं कुछ आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूले प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको एज इट इज याद कर लेने हैं, ठीक है ना। ये जो दो फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये आपके इंटीग्रेशन फंक्शन के फॉर्मूले हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है ना। ये कौन से वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और भी होते हैं, लेकिन अभी हम जो ज़्यादातर फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं वो साइन और कॉस का ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं दो को लिखा है। ध्यान रखें, साइन ऑफ एक्स को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आंसर आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है तो आपका आंसर आएगा साइन ऑफ एक्स। ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, इसको कहा जाता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये जो 1/x लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में हमारा इनवर्स फंक्शन है। इसका आंसर आता है लॉग ऑफ x, ठीक है। ये लॉग होता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज लॉग ऑफ x, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये फंक्शन होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, ध्यान रखें बच्चों, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन सिंपली होता है e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन सिंपली होता है e की पावर x। तो जहां कहीं आपको ये टर्म नजर आए वहां पर आपको इंटीग्रेशन में माइनस कॉस x लिखना है। x वो फंक्शन हो सकता है, राइट।
कॉस ऑफ एक्स नजर आ जाए वहां पर आपको साइन ऑफ एक्स लिखना है। अगर आपको इनवर्स फंक्शन नजर आ रहा है 1/x कहीं पर भी लिखा रहा है वहां पर हमेशा log ऑफ एक्स यूज करेंगे। अगर खाली e की पावर x लिखा है तो आप उसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x तरीके से, बस और कुछ नहीं करना। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज कर लेते हैं बच्चों तो आपकी फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगी जो आप स्ट्रगल अभी भी फील कर रहे होंगे डेरिवेशन करते समय कि आपको इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा कब लगाना है कब नहीं, डिफरेंशिएशन कब लगाना है कब नहीं लगाना है ना। तो ये सारी बातें आप बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा और मैं कुछ इसी तरह के बच्चों सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। बट स्टिल अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है जिस पर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे वीडियो सेक्शन पर कमेंट सेक्शन पर जाकर ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।